प्रिय छात्रों, आज हम भूगोल का पाठ 4 कृषि, इसका हम द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। कृषि सुधार ये कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी और संस्थागत परिवर्तनों को दर्शाता है। संस्थागत सुधार, प्रमुख संस्थागत सुधारों में भूमि का एकत्रीकरण, चकबंदी, मतलब जो हमारी बिखरी हुई भूमि, हमारी अलग अलग जो भूमि है उसको सबको एक जगह कर देना, ये चकबंदी कहलाता है। सहकारी समितियों का विकास, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन आदि शामिल हैं। ये कृषि के जो संस्थागत सुधार हैं उनमें भूमि का एकत्रीकरण, चकबंदी, सहकारी समितियों का विकास और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये सब शामिल हैं। अगला हमारा हेडिंग है भूमि विकास कार्यक्रम। 1980-90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इसमें बाढ़, सूखा, चक्रवात, फसलों में लगने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां तथा आग के लिए फसल बीमा सम्मिलित है। कृषि ऋण ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और बैंकों के द्वारा किसानों को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं। सरकार ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, KCC एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा किसानों को उपयोगी सूचनाएं दी गईं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसान अपनी फसलों के बारे में, उन्नत बीजों के बारे में, कीटनाशकों के बारे में और कैसे हम अच्छी से अच्छी फसल पैदा कर सकें, इसके बारे में उनको जानकारी इन आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों से प्राप्त होती है। किसानों को दलालों एवं बिचौलियों से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और खरीद केंद्र की स्थापना की गई। सरकार हर वर्ष जो फसलें होती हैं उनका कम से कम जो सरकारी खरीद मूल्य होता है उसको घोषित करती है। भूदान, ग्रामदान, विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया। कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक भाग दान किया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की घोषणा की। इसे ग्रामदान कहा गया। श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की घोषणा की। हरित क्रांति, बच्चों, छात्रों, अब मैं आपको हरित क्रांति के बारे में समझा रहा हूँ कि हरित क्रांति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि जो पुराने तरीके से खेती बाड़ी की जाती थी उसको जो है आधुनिक तकनीक द्वारा, उन पुरानी तकनीकों के स्थान पर जो आधुनिक तकनीक है, जो नई तकनीक है, उनका इस्तेमाल करना शुरू किया गया। कृषि में उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग से गेहूं उत्पादन में 50 लाख टन की वृद्धि हुई। गेहूं का जो उत्पादन है वो 50 लाख टन बढ़ गया। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक, अमेरिका के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, नॉर्मन बोरलॉग ने ये जो वृद्धि हुई गेहूं के उत्पादन में, जो 50 लाख टन की वृद्धि हुई, उस वृद्धि को जो है उन्होंने हरित क्रांति की संज्ञा दी। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति की विशेषताएं, हरित क्रांति की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो प्रमुख विशेषताएं हैं, 5 विशेषताएं जो है मैं आपको अभी बताऊंगा, समझा रहा हूं। सबसे पहली भी चीज़ कि इस हरित क्रांति में अधिक उत्पादकता वाले बीज का प्रयोग होने लगा। जिनसे ज़्यादा उत्पादन होता हो ऐसे बीज जो है वो किसान खेतों में प्रयोग करने लगे। कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने लगा। तीसरी जो विशेषता है कि जो सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, हम जानते हैं कि हमारी मानसूनी जलवायु है, वर्षा समय पर जिस समय फसल को ज़रूरत है, ये ज़रूरी नहीं कि उस समय वर्षा हो, तो सिंचाई हेतु जो है वो किसानों ने आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। बहुफसली कार्यक्रम को प्रोत्साहन, इसमें मतलब ये है कि हमने वर्ष में जो है खेत में कई फसलों को उगाना उन्होंने शुरू कर दिया। और 5वीं जो विशेषता है वो भूमि सुधार कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन। हरित क्रांति के बाद प्रिय बच्चों, अब आपको श्वेत क्रांति, जिसे हम दुग्ध क्रांति,
ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। कैसे दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए, इसके लिए सन 1965 में वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDV नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड के द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में तेजी लाने का प्रयास हुआ और इसे जो है वो ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन तथा उत्पादन कम होने के कारण इनके जो मुख्य हेडिंग है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे भारतवर्ष में कृषि में पिछड़ापन क्यों है, उत्पादन क्यों कम है। मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में परिश्रम करते हैं उस अनुपात में जो है खेतों में जो उत्पादन जितना होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। तो इनके क्या कारण हैं? तो सबसे पहला जो कारण है कृषि की वर्षा पर निर्भरता। हम लोग जो है वो खेती के लिए, कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। किसान गरीब है, डीजल से, इंजन से, ट्यूबवेल से वो सिंचाई करवाने में थोड़ा असमर्थ रहता है। इतना महंगा डीजल है कि उसे खेत की सिंचाई करना थोड़ा दिक्कत आती है। तो पहली जो कारण है पिछड़ेपन की वो है कृषि की वर्षा पर निर्भरता। दूसरा, कृषि जोतों का छोटा आकार। तीसरी जो कारण है वो कृषि की पारंपरिक तकनीकें। अभी भी किसान जो है जो नई टेक्नोलॉजी है वो अभी उसका इस्तेमाल करने उसके लिए असंभव है, संभव नहीं है। जो आम किसान है, जो गरीब किसान है, जो छोटा किसान है वो अभी भी अपने उन्हीं पुराने तौर तरीकों से खेती कर रहा है। उन्नत बीजों का अभाव, खाद का अभाव, उर्वरक यूरिया उसका अभाव और महंगा होना, तरह तरह की आपदाएं एवं फसलों में लगने वाले रोग, अतिवृष्टि है, बाढ़ है, सूखा है, ओलावृष्टि है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फसल को नष्ट कर देती हैं और हमारा उत्पादन जो है काफ़ी कम रह जाता है। अधिक जनसंख्या के कारण, जनसंख्या की दृष्टि से आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चीन के बाद जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पर है और यहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण जो मशीन का इस्तेमाल कम करते हैं। यहाँ श्रम प्रधान तकनीक, क्योंकि मानव पर्याप्त है, जनसंख्या पर्याप्त है, यहाँ जनसंख्या की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, तो यहाँ जो है वो श्रम प्रधान तकनीक इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मशीनों का प्रयोग जो है वो कम से कम, क्योंकि एक मशीन जो है वो 10 लोगों का काम, 15 लोगों का काम अकेले कर देगी। लेकिन यहाँ जनसंख्या अधिक है तो वो जो है वो तकनीक प्रधान की जगह वो श्रम प्रधान जो तकनीक है वो इस्तेमाल करते हैं। अब कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय, अगर हम ये उत्पादन बढ़ाना चाहें तो ये जो हमारी कमियां हैं, जो पिछड़ेपन के कारण हैं, उत्पादन कम होने के कारण है, अगर हम इन्हीं कारणों को दूर कर दें, ये जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, अगर इन समस्याओं को, इन परेशानियों को दूर कर दें तो हमारे देश में उत्पादन आशा के अनुरूप होने लगेगा। अब जैसे पहले कारण था कि साहब कृषि की वर्षा पर निर्भरता, ये कारण है कम उत्पादन का, तो इसका उपाय क्या करें? बोले साहब इसका उपाय करने के लिए हम सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार कर दें। एक कारण था कि साहब कृषि जोतों का छोटा आकार है, बिखरे हुए खेत हैं, अलग अलग खेत हैं, तो इनके लिए हम चकबंदी कर सकते हैं। पारंपरिक तकनीकों की जगह हम आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। फसलों की रक्षा, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं या जो विभिन्न प्रकार की और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, उनसे हमें रक्षा के उपाय करना चाहिए। उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था सस्ते मूल्य पर होनी चाहिए और कृषि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। किसान को फसल के बारे में पर्याप्त जानकारी हो सके, इसलिए कृषि शिक्षा का प्रसार हो। और इस तरीके से ये आपका भूगोल का ये जो पाठ था कृषि, इसका जो दूसरा भाग मैंने आपको बता दिया और ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। अब आपका गृह कार्य 5 प्रश्न आपको मैं ये दे रहा हूँ। पहला प्रश्न कि उन कारणों का उल्लेख कीजिए जो भारत में कृषि विकास के लिए बाधक हैं। दूसरा, भारत में कृषि उत्पादकता वृद्धि के 3 सुझाव दीजिए। और तीसरा प्रश्न, हरित क्रांति से आप क्या समझते हो? भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के 4 सुझाव।
और चौथा प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हो? इसके 2 महत्व का उल्लेख कीजिए। और भूदान आंदोलन किसने चलाया? ये 5 प्रश्न। प्रिय छात्रों, जैसा कि लगभग हमारे जयनारायण में 370 के करीब छात्र हैं 6 सेक्शन में, लेकिन अभी जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया वो मात्र स्कूल के बच्चे तो कम ही हैं। तो सभी से एक अनुरोध कि पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात, वीडियो देख नहीं रहे हैं, आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं, आपका जो देखने का टाइम है वो बहुत कम है। आप 1 मिनट 1.5 मिनट, अब हम इतनी मेहनत से ये आपका 10 मिनट 11 मिनट का वीडियो तैयार करते हैं और आप इसे पूरा ध्यान से देखना समझ के फास्ट फॉरवर्ड करके मुश्किल से 1 डेढ़ 2 मिनट देखते हैं। और वो भी मेरी समझ से लगभग ये 370 में से मुश्किल से 100-150 छात्र ही ये वीडियो देखते हैं और बाकी छात्र पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें, समझें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तब तक यही आपकी पढ़ाई का साधन है। और जब भी स्कूल खुलेंगे तो पढ़ाई आपकी शुरू से ना होकर जहाँ तक पढ़ा दिया है उसके आगे ही शुरू होगी। इसलिए आप अपना सब काम करते रहें और पूरा काम समझ के ध्यान से, और आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत शीघ्र ही आपकी परीक्षा भी, जो मासिक परीक्षा या जो टेस्ट हैं वो आपके लिए जाएंगे। आप अपने शुरू के जो पाठ हैं उनको आप अपना विधिवत पूरा याद करके समझ लें। धन्यवाद।